अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ सबके लिए मैं आपका खैर मकदम। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है और ये शो ना सिर्फ एक लीगल टॉक शो है बल्कि एक मूवमेंट की शुरुआत है। एक ऐसी मूवमेंट जिसके तहत आपको अंदाज़ा होगा कि कानून क्या कहता है, कानून की समझ आपके अंदर आएगी ताकि कल को अगर कोई मुसीबत का सामना करना हो तो आपको ये इल्म हो कि लॉ क्या कहता है, आपके हकूक़ क्या हैं। आप कानूनी तौर पर बाइख्तियार होंगे, आपके अंदर शऊर होगा और आप एक पहला कदम उठा सकेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। मैं हूँ हसन मांडवी वाला एंड वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। इंसाफ सब के लिए जैसा कोई भी शो नहीं है और इसकी वजह यह है कि हम एक आसान तरीके से और एक आसान अंदाज से कानून की तशरीह करते हैं और आपको एक बेसिक फॉर्मेट में कानून समझाना चाहते हैं। आज का टॉपिक है मेडिकल मैल प्रैक्टिस और मेडिकल नेग्लिजेंस। यकीनन ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, मगर जब अस्पताल में अल्लाह ना करे एक आपका अपना या आपके कोई जानने वाला का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें आपको किसी न किसी वजह से कोई शक हो कि कोई ट्रीटमेंट सही नहीं हुई थी और कोई मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने में आपको आसानी होनी चाहिए थी, या कोई लेट्स से कोई ड्राइविंग इंसिडेंट में कोई नेग्लिजेंस हो जाता है, किसी ने कोई मेडिकल फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो फिर आप कहाँ जाते हैं? पहला कदम आप कहाँ उठाएंगे? पीएमडीसी का क्या रोल है इसमें? हेल्थ केयर कमीशन क्या कर सकती है? इन चीज़ों के बारे में हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिल्कुल नाजरीन, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं यानी कि मेडिकल लापरवाही का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, क्या आपके दिलों को छुएगा, हमारी आंखें खोलेगा, क्योंकि ये हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पे हादसे होते हैं। अस्पताल जाना पड़ता है इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर। ये वो लम्हे हैं जब आप या आपके जानने वाले किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और आपको मदद की ज़रूरत होती है। आप अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए, इलाज का हक है आपको, लेकिन वहाँ बेहतरी के बजाय अगर और नुकसान हो, तबीयत और ख़राब हो जाए या फिर फौतगी हो जाए किसी वजह से, कोई नेग्लिजेंस हो, कोई लापरवाही हो, तो क्या फिर ये फौतगी जो है वो आप देखेंगे कि क्या सिर्फ तकदीर का मामला है, ये इंसान सिर्फ सब्र करे या फिर कानून कोई रास्ता दिखाता है? और देखिए, कानूनी तौर पे जो है हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान में वैसे मौजूद हैं वो वैसे ही एक लिमिटेड नेचर की होती हैं। तो जो मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल मैल प्रैक्टिस का जो पूरा जो कानूनी इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हमें प्रैक्टिकल रियलिटीज़ भी देख के इनको चीज़ों को समझनी पड़ेंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे फ़र्ज़ करें कि कोई डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं करता हो, ये भी सकता है कि अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो क्या ये चीज़ें मेडिकल मैल प्रैक्टिस में इंक्लूड होती हैं? और जब आप अपना क्लेम फाइल करने जाते हैं तो आप ये इन चीज़ों पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं रिलाई कर सकते? Today we have in the studio with us a very, very special guest, an older brother. He is a leader at the bar, Mr. Advocate Supreme Court Haseem Jamali. Haseem Bhai has led, at least during our tenure, he has led the Sindh High Court Bar as General Secretary. He has practiced in an array of very important civil, criminal and constitutional cases. We have brought Haseem Bhai in today to talk about this very important topic, medical malpractice and medical negligence. Thank you Haseem Bhai हमारे शो पे आने का, एंड गुफ्तगू जारी रखते हैं इस पे। थैंक यू सो मच हसीब साहब। शुरुआत नहीं से करते हैं, मोटा सवाल यही है ऑडियंस की समझ के लिए, मेडिकल नेग्लिजेंस हमारे सिस्टम के अंदर किसको कहा जाता है, इसके ज़ुमरे में, दायरे में क्या हरकत आती हैं, क्या नहीं आता, आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाना हो। देखें, दो किस्म की रेमेडीज़ होती हैं हर आदमी के पास, क्रिमिनल एंड सिविल। सिविल में आप टॉर्शियस लाइबिलिटी पे जा सकते हैं, आप कोर्ट में डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी में जाते हैं तो उसके लिए भी प्रोविजंस मौजूद है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जिसको 2013 में हुकूमत सिंध ने बनाया, उसके अंदर कमीशन फॉर्म हुआ है। कमीशन के पास इंक्वायरी करने की पावर है केस ऑफ एनी मेडिकल नेग्लिजेंस। फिर हमारे पास ये पीएमडीसी एक्ट है जो कि एक फेडरल बॉडी है, उसके अंदर भी एक अथॉरिटी बनी हुई, इस्टेब्लिश हुई हुई है, जो कि डॉक्टर्स को लाइसेंस देती है। उनके अगर नेग्लिजेंस है उनके लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकती है,
उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, सज़ा भी दे सकती है। और इसके अलावा रिसेंटली हमारे यहाँ, क्योंकि बड़े अस्पतालों में होता है कि आदमी जाता है और वो ट्रीटमेंट देने से रिफ्यूज़ कर, तो ये 2019 में हुकूमत सिंध ने एक एक्ट बनाया जिसे कहा जाता है अमल उमर एक्ट 2019। वो बनाया गया और वो इसलिए बनाया गया कि किसी इमरजेंसी में आप किसी भी शख्स को इस प्रीटेक्स्ट पे कि उसकी हमें नॉलेज नहीं है या उसका कंसेंट फॉर्म नहीं है या उसकी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या ये लावारिस है, हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो दे कैन नॉट रिफ्यूज़। दिस अप्लाइज, ये चीज़ अप्लाई करेगी ना सिर्फ सरकारी अस्पताल पे बल्कि प्राइवेट अस्पतालों पे भी। और अगर कोई अस्पताल रिफ्यूज़ करेगा तो इसके खिलाफ आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जा सकते हैं, जो कि ना सिर्फ डॉक्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकता है बल्कि जो हमारे हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके खिलाफ भी ये कर सकते। ठीक है, मैं दो बातें इससे निकलती हैं। आपने कहा किसी को मना करने का हक नहीं है, आया वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट इदारा हो। पिछले हफ्ते की बात है, हम एक औरत को रिप्रेजेंट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। शी वाज 9 months प्रेग्नेंट। हियरिंग के दौरान वो लेबर में चली गई। हमारे वकील उनको फौरन जिना अस्पताल लेके गए, जिना में एडमिशन मना कर दिया इस बुनियाद पे कि आपका कोई घर वाला नहीं है, फॉर्म साइन। और है जस्ट टू बिल्ड ऑन दैट, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब उनको एक सिचुएशन में डाला जाता है जिसमें उनको कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है ट्रीटमेंट से पहले। ये कंसेंट फॉर्म जो है वो पेशेंट नहीं, एक और रिक्वायरमेंट थी कि कोई घर वाला हो। अब उनके घर वाले, उनकी केस बहुत ही पैथेटिक था कि ससुराल ने भी उनसे राब्ता तोड़ लिया। घर वाले, एक औरत अकेली है, लेबर की कंडीशन में आई है, रोड एक्सीडेंट नहीं है, पुलिस का केस नहीं है, अस्पताल ये कह रहा है कि कोई साइन नहीं करेगा, हम एडमिट नहीं करेंगे। ये गैर कानूनी बात हुई, बताइए। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसमें मैं समझता हूँ कि पीएमडीसी को और सिंध हेल्थ केयर कमीशन को डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहिए कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा है। यू कैन नॉट रिफ्यूज़ अ पेशेंट ऑन दीज प्रीटेक्स्ट। लॉ भी इसीलिए आया है क्योंकि ऐसे बिला तरतीब चीज़ें। और अभी रिसेंटली हमारे ही ऑफिस का एक पैरालीगल बच्चा था, मोरो में उसके बच्चे की विलादत हुई, बच्चा रोया नहीं, ही वॉज ब्रीदिंग। वो बच्चे को मोरो से डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सके, वो नवाबशाह लेकर गया, एम्बुलेंस में नवाबशाह से जामशोरो लेकर गया, जामशोरो से वो जिना जो बच्चों का अस्पताल है वहाँ आया। और यकीन माने रात 2 बजे तक मैं वहाँ दौड़ता रहा। इमरजेंसी तो मिल गई हमें लेकिन हमें वेंट नहीं मिला। कोरंगी में बच्चों का अस्पताल है, वहाँ पे भी वेंट नहीं मिला। इंडस में पूछा, वहाँ पे भी वेंट। हमारे पास आबादी इतनी बड़ी है, हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो वो बच्चा कराची आने के 14 घंटे बाद तक the child was alive. So where does the fault lie, Haseeb bhai? I think you've mentioned some very important अस्पताल, डॉक्टर, एक बैलेंस भी होनी चाहिए ना। हर केस तो मेडिकल मैल प्रैक्टिस का नहीं बन सकता है। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर की लायबिलिटी कहाँ शुरू होती है, कब शुरू होती है? आपने पीएमडीसी और हेल्थ केयर कमीशन की बात की। इज देयर अ पर्टिकुलर सिस्टम और अ मेथडोलॉजी दैट द एंड कस्टमर और द पर्सन दैट इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, उनको कहाँ जाना चाहिए पहले अगर वो एक मेडिकल मैल प्रैक्टिस का केस वो फाइल करना चाहें डॉक्टर के खिलाफ? लेट्स से देखिए, डॉक्टर के खिलाफ आप फाइल करना चाहें तो आपके पास पीएमडीसी का भी मौजूद है, जो कि एक फेडरल अदारा है। उनकी पूरा एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी होती है जिसमें कि एक्सपर्ट उसी शोबे का बैठता है और उसके अलावा एक कोई जुडिशरी से भी ताल्लुक़ का या कोई क्वालिफाइड लॉयर बैठता है और इस तरह वो बोर्ड बना के उसकी हियरिंग करते हैं। ये भी आपके पास है। और इसके अलावा पीएमडीसी के अलावा आपके पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में भी एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि उसी शोबे से होंगे, विच विल गो थ्रू, जो कि सारे पेपर वर्क देखेंगे, एविडेंसेस लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन और फाइंडिंग देंगे। या एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक मैंने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर किया था तो उधर मैंने एक एडवाइस ली थी एक आगा खान के फॉरेंसिक डॉक्टर से। तो उसने एक मुझे चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जमाली साहब, डॉक्टर जब किसी को ऑपरेट करने लगता है ना तो उसे नहीं पता होता अंदर सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर्स को हर चीज़ के लिए आपने ब्लेम किया तो उसका मतलब ये होगा, आप समझें कि जैसे रोज़ हमारे यहाँ कभी कभी बोइंग कोई तैयारा गिरता है ना, सालों में एक दफ़ा, वो कह रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि समझिए रोज़ कोई बोइंग तैयारा गिर रहा है। एरर ऑफ जजमेंट एक अलग चीज़ है, नेग्लिजेंस एक अलग चीज़ है। नेग्लिजेंस में भी ग्रॉस नेग्लिजेंस,
ऑल्दो डॉक्टर की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है बिकॉज वो एक प्रोफेशनल है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट की हद तक है। जहाँ तक ये क्रिमिनल मैटर्स में आता है तो वहाँ पे फिर देखा जाता है वेदर ही वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट। इसका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड सबूत का स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड देखें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट इज़ द कंडक्ट, इट इज़ द मैनर कि उसने SOPs को प्रॉपर फॉलो किया जो उसे नॉर्मल एक ट्रीटमेंट देने पे फॉलो करना। मैं बताएं कोई 2-3 अमली मशवरे दे कि अगर आपको पूरा यकीन है कि कोई गड़बड़ हुई। देखिए एक फीलिंग तो आ ही जाती है ना फैमिली को, डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, इंजेक्शन गलत था, रिएक्शन हो गया, तो आप अपना केस मजबूत कैसे करेंगे? वो कभी कभार तो अस्पताल की इंतजामिया आपको मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं देता। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं SOP का पता हो? बिल्कुल, SOP आप अस्पताल से ये डॉक्यूमेंट्स लेना आपका राइट है। ये जो अमल उमर एक्ट आया है इसमें 14 दिन का टाइम दिया कि आपने अप्लाई करना है, तो अस्पताल ने 14 दिन के अंदर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। आई डोंट थिंक पीपल नो अबाउट। अगर आपकी पर्सनल कैपेसिटी में बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बल्कि एक केस मैंने ऐसा किया था जिसमें वो डॉक्टर को ही नहीं दे रहे थे, जिस डॉक्टर के खिलाफ केस हुआ था अस्पताल नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने लीगल नोटिस दिया, तो फिर वो फॉरेन मेडिकल रिकॉर्ड आ गया उस पर देखिए एक बैलेंस भी तो नहीं है ना, सामने की तरफ एक पेशेंट की फैमिली, आमतौर पे वो डॉक्टर नहीं है, तो आप एक्सपर्ट एविडेंस का इसमें क्या रोल होता है टू मेक द केस स्ट्रॉन्गर? देखें, एक्सपर्ट एविडेंस इसमें बहुत सी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि देखें आप और हम लीगल एक्सपर्ट्स, हम बैठ के ये जज नहीं कर सकते कि ये एरर ऑफ जजमेंट था, ये मेल प्रैक्टिस थी, ये नेग्लिजेंस थी। लेकिन एक केस में नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक वकील साहब की ही बेटी का मैं केस कर रहा हूँ और उसमें मैंने क्रिमिनल केस बनाया, FIR भी लॉन्च हुई है। उन्होंने उसकी कॉशमेंट भी क्लेम की, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दी। ग्रॉस नेग्लिजेंस हमें कैसे उससे लगा? एक तो उसको 24 घंटे खाना पीना बंद कर दिया, उसे प्रॉपर एपिड्यूरल नहीं दिया गया, कई गलतियाँ की। उसके बाद सुबह 7 बजे सीनियर डॉक्टर ने उसके चार्ट में लिखा कि इमीडिएट C-सेक्शन, और दोपहर 2 बजे उस खातून का इंतकाल हो गया बच्चे की पैदाइश के वक्त। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, दिस इज अ केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस के जहाँ क्लियर कट है। जब आपने पेपर वर्क में यही सीनियर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया इमीडिएटली तौर पे किया जाए, डिले तो फिर ये जो डिले है ये बहुत क्रूशल है। 7 AM 2 PM तो कल्पेबिलिटी सर फिर अस्पताल पे भी आ सकती है ना, बिकॉज दे मे नॉट गिव द फ्रेमवर्क फॉर दैट डॉक्टर टू कंडक्ट दैट प्रोसीजर एट द रेलेवेंट टाइम। रिसोर्सेज की किल्लत। बिल्कुल। देखिए ये तो हम समझें कि हमारे यहाँ, देखिए हम कराची में, आप SIUT जाए, आप जिना जाए, पूरे सिंध से बल्कि बलूचिस्तान से पेशेंट आए सब है, क्योंकि हेल्थ केयर हमारे डेवलप ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स आर वर्किंग अंडर सीरियस स्ट्रेस, इसको हम ये नहीं डाइल्यूट कर सकते। तनख्वाहों में ये आ रही, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तनख्वाहें नहीं दी जाती, उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। हमारे ड्राइवर को एक दिन शदीद पेन हुआ, मैं उसे जिना ले गया रात के 2 बजे। आप यकीन माने वहाँ रेंजर्स के ऑफिसर्स इंजेक्शंस लगा रहे थे, जिना का हमला कम पड़ा हुआ था, इतनी इन्फ्लक्स था रात 2 बजे। तो डॉक्टर्स की कमी है, हुकूमत के लेवल पे लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको डॉक्टर्स को इंडक्ट करना है। जैसे अभी जिना में कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन अभी चीज़ें नाकाफ़ी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर 14 घंटे हम वेंट के लिए उस बच्चे के लिए इंतज़ार करते रहे। मैं हेड ऑफ द हॉस्पिटल से भी मिला, उसने कहा सर खाली होगा तो देंगे। कोरंगी 2.5 नंबर में एक बच्चों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ 25 वेंट है, कोई अवेलेबल। सर आपने एक्सपर्ट एविडेंस की आपने बात की, एक्सपर्ट एविडेंस में मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो इसकी क्या अहमियत होती है मेडिकल मैल प्रैक्टिस केसेस से? बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स को, जैसे मैंने एक कार्डिक सर्जन के केस किया है मैंने, और कर रहा हूँ अभी, वो केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने 4 डिफरेंट कार्डिक सर्जन्स को डिफरेंट हॉस्पिटल्स की उसके फैक्ट्स दिए, उनको बिठाया, पार्टीज़ की चीज़ें नोट कराई, और उसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, और सब ने अपनी फाइंडिंग्स दी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी हॉस्पिटल की, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सके प्रोसीजर्स
टू दी फैमिली, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अभाव हुआ कि डॉक्टर की शायद गलती है। और उस केस में डॉक्टर को सजा दे दी पीएमडीसी ने। 27 महीने बाद 27 महीने बाद केस की हियरिंग रखी। उस आदमी को शाम 4:30 बजे कॉल आती है, सुबह आपकी हियरिंग है। वो गया, उसने कहा कि मुझे 6 साल पुराना केस है, मुझे फैक्ट्स याद नहीं है इसके। उन्होंने उसको 5 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया। दिस इज रियली और टेरिबल। जबकि कानून में प्रोविजन मौजूद है एडजर्नमेंट का भी, लॉयर इंगेज करने का भी, एविडेंस लीड करने का भी। और जिस डॉक्टर को पीएमडीसी ने उसमें बोर्ड में एज एक्सपर्ट बिठाया हुआ था, उसकी 15 साल की स्टैंडिंग ही नहीं है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट टू सिट एज एन एक्सपर्ट। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी नाज़रीन पेचीदगियाँ हैं, मामला बहुत मुश्किल है, लेकिन असल बात यही है कि छोटी छोटी बातें कि 14 दिन की रिक्वायरमेंट है, आपका हक है, इनको जानने से एटलीस्ट आपको पता है पहला कदम क्या है। कानून में तरीक़ेकार हैं, कानूनी निज़ाम को इस्तेमाल करने की समझ की भी बात है। और अब हम आएंगे रोड ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे, और उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या करना पड़ता है बाई स्टैंडर्ड्स को। तो वसी भाई, लेट्स से कि कोई एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में उस वक्त पे, तो क्या वो एक ऑटोमेटिकली एक मेडिकल केस की डायरेक्शन में चले जाता है? शायद ज़रूरी नहीं है, शायद वो क्रिमिनल केस की तरफ चले जाता है। पुलिस कहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी जॉइन कहाँ होती है? तो इसमें थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप हमें समझा दें कि होता क्या है। सबसे पहले तो जो होता है कि ये तो एक क्राइम है, एक्सीडेंट होना। अब ये तो कल्पेबिलिटी किसकी है, नेग्लिजेंस है या ऑन पर्पस किया है, ये तो बाद में डिटर्मिन होगा। पुलिस उस स्टेज पे इन्वॉल्व होती है, लेकिन पेशेंट को तो हॉस्पिटल लेके जाना और हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट देना, ये तो कहीं पे है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते। ख़ासतौर पे जो 2019 की ये जो अमन उमर एक्ट है, इसके अंदर ये ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में कोई रोक नहीं सकती आदमी के ट्रीटमेंट को, चाहे वो किसी भी स्टेज में है, कहीं से भी है। आपको एज हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर उसको ट्रीट करना है, ये लॉ की एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। और इसमें लिखा ये इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इस लॉ में डिफाइन किया है इसी पर्पस के लिए कि जो लोग एक्सीडेंट्स के आते हैं ख़ास तौर पे, उनको फौरी ज़रूरत होती है, या किसी इंसिडेंट के आते हैं उन्हें फौरी ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। उस वक्त अगर हमारा अस्पताल इस ब्यूरोक्रेटिक उसमें लग गया कि अभी हम पेपर वर्क कर लें पहले, तो वो क्रिटिकल टाइम होता है आदमी के लिए। तो बिल्कुल इस लॉ के बाद अब ये हर अस्पताल पे बाइंडिंग है, हर मेडिकल क्लिनिक पे बाइंडिंग है कि उन्होंने इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना। ये लागू है, ये समझ में आ गई बात। बाई स्टैंडर्ड की आप लोगों ने बात की। मैं बताऊं, मेरे वालिद साहब ऑफिस की तरफ जा रहे थे, रास्ते में किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ, मजमा जमा हो गया, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको गाड़ी में रखा और एक प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल लेके गए। सुबह का वक्त था, ऑफिस जा रहे थे, रात को 1 बजे के बाद घर आए। क्यों? क्योंकि अस्पताल वालों ने कहा आप जा नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें फिर लोगों को डिस्करेज करती हैं। लोग, कोई पढ़ा हुआ होगा, मदद में होगा, वो सोचेंगे यार मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस बन जाएगा। तो ये अगर कोई बाई स्टैंडर्ड स्टेप अप कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि वो फिर पूरा दिन अस्पताल में रुके, पुलिस के लिए रुके? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ, देखें अब टाइम्स चेंज हो चुके हैं। अब आपको किसी से कांटेक्ट में रहने के लिए फिजिकली वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। आप फ़ोन पे भी हो सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, आप अपना कांटेक्ट दे के भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ देखिए, हर कोई एक साइकी है, अपने ऊपर नहीं, कहानियाँ सुबह से रात। दूसरे को बिठा लो, उसके ऊपर डाल दो, वो लेकर आया था, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हॉस्पिटल एक छोटी सी वीडियो बना सकता है कि ये साहब लेकर आए, ये इनकी डिटेल्स है, ताकि पुलिस को कल को बता सके। नहीं, एक आदमी को सज़ा देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर एक बाई स्टैंडर्ड। तो बिल्कुल हमें ये तो हमारा एक, मैं समझता हूँ एज अ मुसलमान भी एंड एज अ ह्यूमन, दूसरे की हेल्प करना, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से। हॉस्पिटल अगर इस तरीके से करेगा तो लोग डिस्करेज होंगे ना उससे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीजर्स चेंज होने चाहिए। हुकूमत को इसके ऊपर भी कानून साजी करनी चाहिए कि किसी एक आदमी को नेकी करने की सज़ा नहीं देनी चाहिए, कि वो नेकी करे और उसको सज़ा भी मिले। पुलिस कांटेक्ट में आ सकती है, फ़ोन अवेलेबल है, वीडियो कॉल अवेलेबल है। आप उसका NIC ले लें,
सो यू कैन सर्टेनली स्टे इन टच एंड यू डोंट नीड ना उसने उस आदमी को पेशेंट को उसने खड़ा कर देना है ना उसने इलाज करना है तो उसकी जरूरत और वाकई की गवाही भी तो शायद ना दे। अब तो सीसीटीवी हर जगह है, किसी नहीं। देखिए गवाही देना तो स्टेज होती है कोर्ट की, बिल्कुल वो एक डिफरेंट स्टेज है कोर्ट की। या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो आपसे पूछ लेगी किस हालत में पाया, कहाँ से पाया, वो सब बात भी हो सकता है। मेरे ख्याल से जो आम आदमी होता है वो पुलिस का रोल और शायद ये जो अस्पतालों और इदारों का रोल को इंटरचेंजेबली वो डर के मारे काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। जैसे मतलब एक दामन का कॉन्सेप्ट है, दियत का कॉन्सेप्ट है, वो वहीं के वहीं सेटल करना चाहते हैं इन दोनों ट्रैक को अवॉइड करने के लिए। शायद इनको अगर ये इन कानून के बारे में इनको कुछ समझ होती तो शायद वो फिर मतलब नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीट करके हॉस्पिटल चले जाते हैं और फिर वो जैसे आपने कहा कि क्रिमिनल केस वो सेपरेट होता है और वो बाद में गवाही वगैरह वो फिर चलती रहेगी। और जुरिस्डिक्शन में क्या फर्क है जब ये केस बन के कोर्ट के सामने कचहरी जाता है, और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के क्या इख्तियारात हैं? देखिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन को बड़ी पावरफुल बॉडी बनाया है और इसमें बड़ा जो कमीशन और बोर्ड में बड़े मुस्तनद लोगों को रखा है उन्होंने, और इसका पर्पस यही है कि डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्ट कर बिल्कुल और पब्लिक के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, कि पब्लिक को प्रॉपर असिस्टेंस मिले, क्योंकि वो लेमैन होते हैं। तो एक एक्सपर्ट बैठ के इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या आया, उसमें कोई गलती थी नहीं थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कही वो पेपर वर्क होता है। और फिर उसके बाद जो होती हैं चीजें वो आपकी दूसरी जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ की हो गई कि कब वार्ड में लेके, वो सब चीज़ें भी होती है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ जाएगा। लेकिन जो पेपर वर्क होता है हॉस्पिटल का वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उधर से ही पता चलती है डॉक्टर के लैप्सेस अगर किए हैं और नहीं किए तो वो भी पता चलता है। पब्लिक इंटरेस्ट की आपने बड़ी एक अहम बात की है। कोर्ट्स का क्या रोल होता है? आपने भी बड़े देखे होंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होके फिर कोर्ट इंटरवीन करके कहता है कि ये करें या इंस्पेक्शन करवाएं और देखें कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आपकी एक्सपीरियंस से मतलब इसमें कोई बेहतरी हुई है मेडिकल फैसिलिटीज़ में बिकॉज ऑफ कोर्ट्स इंटरवेंशन? देखिए बेहतरी हुई है, लेकिन जितनी बेहतरी की ज़रूरत है उस लेवल पे नहीं हुई है। मैं समझता हूँ देखिए कोर्ट सिर्फ वही काम कर सकती है जो केस का फैसला दे सकती है, जो चीज़ें उसके सामने आती हैं। ये तो हुकूमत का काम है, ये तो उधर जो बैठे हुए हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, जो पूरे आपका जो मिनिस्ट्री है मेडिकल को जो देख रही है, हेल्थ को देख रही है, ये उनका काम है इवेल्युएट करें और प्रोवाइड करें। हमें पता है हमारी हेल्थ पे कितना खर्च किया जाता है। बल्कि मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि जो हमारे जिस सर्कमस्टांसिस में डॉक्टर्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी बाहर के यूरोपियन मुल्क के या अमेरिका के मुल्क के डॉक्टर्स को उससे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत से मतलब डॉक्टर्स को तो आप कहेंगे ये तो जन्नत ही है। बिल्कुल जिन हालात में वो ट्रीट कर रहे हैं, जिन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ में वो लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो मैं इंग्लैंड में एक साहब से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर बेहतर है। अमेरिका में तो भाई हमें जितनी इंश्योरेंसेस करानी पड़ती हैं, जितने खर्चे करने पड़ते हैं, यहाँ पे तो हमें फ्री में मिल सकता है। लेकिन फॉर दैट सॉरी टू से कभी कभी कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं या आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। नहीं फ़ोन काफ़ी घुमाने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद ही ज़्यादा मुश्किलात पब्लिक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों की स्टोरी है। प्राइवेट अस्पतालों में तो फिर भी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन कॉम्पनसेशन आपके तजुर्बे में, जब कोई पेशेंट या पेशेंट की फैमिली ने केस जीता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ, कॉम्पनसेशन की नौयत आपने क्या देखी है? अच्छे खासे डैमेजेस मिल जाते हैं, कोर्ट इसको रिकग्नाइज कैसे करता है? देखिए डैमेजेस देने में हमारी कोर्टें जो है वो थोड़ा सा कंजूस, हमारी कंजूस है थोड़ी सी कोर्टें डैमेजेस दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रियल टाइम के कॉम्पनसेशंस के ऊपर देखती हैं। अगर आदमी का इंतकाल हो गया तो उसकी लाइफ का देखा जाएगा, जैसे फेटल एक्सीडेंट एक्ट में प्रोवाइडेड है कि कितनी उसकी लाइफ थी, एक जर्नल आदमी की लाइफ कितनी होनी चाहिए, उसकी एवरेज इनकम कितनी थी, कितना वो कमा लेता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो एक रियल कॉम्पनसेशन तो नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी कोर्टें देती हैं कॉम्पनसेशंस डॉर्शियस क्लेम्स के अंदर, बिल्कुल देती हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप साइमल्टेनियसली बोथ क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन पे चला सकते हैं, दोनों चला सकते हैं। ये पाबंदी नहीं कि आप टॉर्ट के क्लेम में चले गए, डैमेजेस की क्लेम में चले गए तो आप क्रिमिनल नहीं चला सकते। साइमल्टेनियसली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
लोगों को नहीं पता होती, अब दोनों क्लेम्स कर सकते। दोनों केस करें, दो अच्छे तगड़े वकील रखे, दोनों जगह फीसें भरें, क्या ये मैसेज आप कहना चाहेंगे? हाउ डू वी देखिए वकालत की खूबसूरती ये है ना? कि हम जो वकील होते हैं ना, हम अपनी मर्जी से फीस लेते हैं, हम फ्री में भी करते हैं। हम कोई अगर केस ऐसा है जिसमें फ़ीस लेनी है तो हम अपनी मर्जी से फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे वकील हैं, मेरे फाजिल दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, आपका खुद कानून के शोबे से ताल्लुक़ है, मैं खुद हूँ, बहुत वकील प्रो बोनो काम भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो माशाल्लाह हमारे वकला में बड़ी ये चीज़ है कि प्रो बोनो काम करना, लोगों की हेल्प करना। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि जो मुफ्त का केस होता है फिर उस पर वकील किट होती है वो, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम काला कोट पहनते हैं, माशरे के लोगों पे हमारा हक है कि हम उनकी हेल्प करें। वी आर देयर टू हेल्प। बहुत से लोग हमें मसीहा समझते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। सिर्फ इस पेशे का मकसद पैसे कमाना नहीं है, इस पेशे का मकसद है लोगों को एजुकेट करना, इस पेशे का मकसद है लोगों को हेल्प आउट करना और चीज़ों को, माशरे को एक डायरेक्शन देना कि जहाँ इतनी चीज़ें जो माशरे में हो रही हैं तो लोगों को एक सही सिमत का रास्ता दे। आपने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रो बोनो करने की ज़रूरत है। यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, और वाकई बहुत जिम्मेदारी का काम है किसी का वकील बनना, किसी की वकालत करना, रहनुमाई करना, जिस तरह डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिक ओथ है। हसीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बट जाते जाते अगर कोई एक या दो इंसाफ पाने के टोटके आप हमारी ऑडियंस को दे, या निज़ाम को ठीक करने के टोटके अगर आप हमारे सामने रखना चाहे, तो क्या होंगे? एक या दो प्रायोरिटी वाइज। देखिए सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये है कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल। हम अगर कोई इशू होता है उसको उठाएं, जैसे ही कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आती है तो उसको सब नोटिस लेते हैं, हुकूमत या अरकान भी लेते हैं, मीडिया भी लेता है, वकील भी उसको देखते हैं। लेकिन जो भी हम करें वो तहजीब के दायरे में रखें। हमें ये भी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम दूसरे के ऊपर तनकीद करने जा रहे हैं तो वो ऐसी तनकीद हो कि वो उसे डाइजेस्ट भी करे, वो उसको सुधारने की कोशिश करे। अगर हम अगर हम ऐसी तनकीद करने जाएंगे जिसका कोई पर्सनल एंगल हो, जिसपे हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें, तो वो फिर रिएक्टिव हो जाता है। तो मैं समझता हूँ हमें बाशऊर कौम, माशाल्लाह लोगों में शऊर बढ़ता जा रहा है, जैसे आपका प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ बड़ा ही थैंक यू। दो इनोवेटिव लॉयर्स बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें माशरे में बेहतरी लेकर आनी है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चीज़ की। थैंक यू सो मच। बड़े अमली मशवरे दे दिया आपने, ऐसी बातों पे रोशनी डाली जो अमूमन तौर पे आम आवाम को नहीं समझ में आते। गौर की बात यही है कि इंसाफ आपका हक है, इलाज आपका हक है, उसके साथ साथ आपका पॉइंट इज्जत भी आपका हक है। आज काफ़ी संजीदा मौजू था, हमने बात की मेडिकल मैल प्रैक्टिस यानी लापरवाही की, हमने बात की उन हादसात की जिसकी वजह से आपको अस्पताल जाना पड़ता है। इस सिचुएशन में आपके भी हकूक़ हैं, अस्पताल के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उम्मीद है कि आपको ये मशवरे अमली लगे होंगे, और अगर आपके दिल में और सवाल हैं तो याद रखें कि उम्मीद सिर्फ एक कॉल के फासले पे अवेलेबल है, यानी कि सिंध गवर्नमेंट और लीगल एड सोसाइटी की जानिब से सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर की सर्विस मुयस्सर है। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 0800708006। इस नंबर पे अभी कॉल करें, आपको कानूनी तौर पर रहनुमाई मिलेगी, ये मुफ्त होगी, मुकम्मल राजदारी में। एक काबिल हाई कोर्ट इनरोल वकील तैयार है आपसे बात करने के लिए। साथ साथ स्क्रीन पे आप एक वेबसाइट देखेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास नैज असिस्ट की भी सहूलत मौजूद है, ये भी मुफ्त है। ये पाकिस्तान का पहला बहुज़बान मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है। देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज नॉट टू नो व्हाट योर राइट्स आर। नाज़रीन, इसके साथ साथ स्क्रीन पे जैसा कि हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि 2 हेल्थ केयर कमीशंस जो है वो हरकत में है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन। इनकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। तो याद रखिए, सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत है, एक कदम उठाने की ज़रूरत है। इंसाफ आपका हक है और आसान है अपनी ग्रीवेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होता है और आपको वाकई कॉम्पनसेशन मिल सकता है। कॉम्पनसेशन के लिए आपको इतनी जद्दोजहद करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज वो लॉ आपको प्रोवाइड करता है कि किस सूरत में कॉम्पनसेशन आपके लिए एक राइट है। जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा, फेटल एक्सीडेंट एक्ट वगैरह में इस तरह से कॉम्पनसेशन को कंप्यूट भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो
एक नॉर्मल कोर्स में मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुकदमे 10-10 साल लड़ते रहें। तो जो हमने बात की है आज के टॉपिक पे, मेडिकल मैल प्रैक्टिस पे, मेडिकल नेग्लिजेंस पे, ये एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। एज कस्टमर, एज एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की शायद हमने बात नहीं की, बट अगर आप एक दवाई ख़रीदते भी हैं और आपको दवाई से एक नुकसान पहुंच जाती है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। मुख्तलिफ फोरम्स अवेलेबल हैं। तो नाजरीन, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए मौजू पे, एक नए टॉपिक पे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक ऑन इंसाफ सब के लिए।